नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि ये फ़ोटो देखने के बाद आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बारे में बात करने वाले हैं। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा हम लोगों ने कांग्रेस की बात की हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, कांग्रेस पार्टी, उसकी बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब भी टाइम मिलेगा और भी जो पार्टियां हैं देश में, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को संघर्ष सीखना है, अगर आप लोगों को मोटिवेशन लेना है, तो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग। आप देखिए कितने समय तक इसने संघर्ष किया और तब जाकर आप देखिए अभी लोकसभा में 303 सीटों का आंकड़ा छुआ। और एक समय ऐसा हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 सदस्य हुआ करते थे लोकसभा में। तो इतनी मजबूत पार्टी बनने का, सबसे बड़ी पार्टी बनने का संघर्ष किस तरह से रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, चुनाव चिन्ह है इसका भारतीय जनता पार्टी का। और इसके जब आपने देखा होगा जो मुद्दे थे, एक तो आप देखिए जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, एक तरह से आप कहिए कि हिंदुत्ववादी बात करती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। और आप देखेंगे 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और 1977 में लगे इमरजेंसी के बाद जनसंघ ने 3 अन्य पार्टियों के साथ मर्ज हो गई और जिससे इसका नाम जनता पार्टी रखा गया था। और कहते हैं कि देखिए, जनसंघ से ही निकली हुई पार्टी है बीजेपी और जनता दल से अलग हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और इमरजेंसी के दौरान आप देखेंगे जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया था, तब जनता पार्टी टूट गई और 1977 के चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि आंतरिक मतभेद के चलते आप देखेंगे 1979 तक जनता पार्टी टूट गई और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आप देखेंगे कि बीजेपी का गठन होता है। और वाजपेयी ने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। शुरुआत में आप देखेंगे ये हिंदुत्व की बात कम करती थी, लेकिन आप देखिए जब इसने हिंदुत्व की बात की और इसे फायदा मिलना शुरू किया तो इसने और बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और 1977 के समय का आप लोगों ने देखा होगा, 1975 में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और जब राष्ट्रीय आपातकाल हटने के बाद आप देखिए कि हमारे देश में जो चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई और आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई थी। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने माफ़ी मांगी और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली होती है। तो उसके बाद आप देखेंगे जब ये सरकार गिरी जो गठबंधन की थी, और आप सभी जानते हैं कि गठबंधन की सरकार ज़्यादा समय तक चलना मुश्किल रहता है क्योंकि उनके अपने अपने देखिए विचारधारा होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं। तो आप देखिए 1979 में उनकी सरकार गिर जाती है और उसके बाद आप देखिए चुनाव होते हैं, फिर से कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है और इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाती हैं। ठीक है। उसके बाद बीजेपी और संघ की बात करें हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्भव पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है। आरएसएस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। ये भी आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हिंदुत्ववादी एक तरह से संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो इसकी स्थापना आप देखें कि केवी हेडगेवार ने की थी, इसके फाउंडर थे। और 27 सितंबर 1925 की बात है, आज़ादी के पहले की बात है, इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर पक्ष विपक्ष में विश्लेषणात्मक मत आते रहते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही बीजेपी को अनगिनत नेता और कार्यकर्ता दिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, ये आरएसएस से निकले हुए हैं। आप देखिए कि आरएसएस जिसे चाहती है उसे बना देती है, तो ये कहा जाता है और सब जानते हैं देखिए इस बात को। इसलिए बीजेपी को समझने के साथ ही संघ को और संघ की कार्यप्रणाली को समझना भी आवश्यक होता है और ये जानना भी
कि किस तरह से आज भी बीजेपी और संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे संघ की विचारधारा देश के लिए पूर्णतः स्पष्ट रही है, और यदि इसे हिंदुत्ववादी संगठन कहें तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। और राष्ट्रवाद का जनक संघ ही वो बीज है जिससे आज बीजेपी का कमल खिला है, और बीजेपी आप देखिए यहाँ तक पहुंची है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह की बात करें तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी को अप्रूव्ड चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्शन कमीशन की बात हुई है तो इसके बारे में बता देता हूं, चुनाव आयोग के बारे में। और आपको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख करता है, करवाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आप देखिए नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो इनके लिए आपके राज्य में चुनाव आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। ठीक है। और कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, और इसी यदि पार्टी के खुद के विचारों से समझा जाए तो इस चुनाव चिन्ह में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो पहचान है उसे मजबूती मिलती है। और बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा कल्चरल नेशनलिज्म में है, मतलब बीजेपी भारत की संस्कृति को बनाए और बचाए रखने की दिशा में काम करती है। और आप देखेंगे बीजेपी में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि ये भारतीयों के लिए पवित्र जानवर है। और इस तरह ये पार्टी यूरोप के सेक्युलरिज्म के बहिष्कार को भी प्रमोट करती है। पार्टी के मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो भारत को इसके प्राचीन सभ्यता और वैल्यूज के साथ आगे बढ़ाते हुए विश्व शक्ति बनाना है। और पार्टी एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहती है जो सभी नागरिकों को कास्ट, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर समान अधिकार दे। और अन्य शब्दों में हम लोग कहें तो बीजेपी स्वयं को सभी दिशाओं में एकमेव भारत का प्रतीक मानती है, और जिनमें इसका चुनाव चिन्ह भी शामिल है, जो आप देखेंगे संस्कृति और विद्या की देवी सरस्वती का भी प्रतीक है, और जिनकी एक हाथ में भगवत गीता है। और बीजेपी के अगर जन्म से अगर हम लोग अभी तक का सफर देखें ना आप लोग, तो आप देखेंगे कि 1980 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1984 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं, आठवीं लोकसभा के आम चुनाव, तो इसमें आप देखेंगे कि उस समय बीजेपी एक नई पार्टी थी और इसलिए इसे केवल 2 सीट ही जीत मिली थी। और आपको बता देता हूं, जो लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है ना, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। और अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। इसके बाद आप देखेंगे 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी प्रेसिडेंट का पद संभाला और पार्टी ने अगले कुछ सालों में रफ्तार पकड़ी। फिर आप देखेंगे 1989 में बीजेपी ने 85 सीट जीतकर बीपी सिंह के नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। तो 1989 में आप देख रहे हैं इसे भारी एक तरह से सीटें बढ़ोतरी हुई। लेकिन बड़ा परिवर्तन तब आया जब 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली, और जिसका प्रभाव अगले चुनाव में देखने को मिला। 1991 के 10वें आम चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली। आप देख रहे हैं 2 से 85 और 85 से 120, मतलब आप देख रहे हैं कि इसे जो मुद्दे उठा रहा था, आप देखिए कि जो इसके इन हिंदुओं की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात कर लीजिए, समान नागरिक आचार संहिता की बात कर लीजिए नागरिकता की, और एनसी नागरिकता की बात कर लीजिए, इन सब के मुद्दे आप देखिए इसने उठाए, उसका फायदा भी मिला, 120 पर पहुंच गई। इसके बाद आप देखेंगे 1996 में 11वें आम चुनाव होते हैं और बीजेपी को 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं जुटा सकी, और जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 हफ्तों से भी कम समय में गिर गई। यानी कि पहली बार आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर आप देखेंगे 1998 में मिड डे टर्म पाल होने पर बीजेपी ने 182 सीटें के साथ जीत दर्ज कराई, और एनडीए ने वाजपेयी के नेतृत्व में 1 साल 1 महीने के लिए गठबंधन सरकार बनाई। और इसके पश्चात
आपको एक और बात होना चाहिए, पहली बार अटल बिहारी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार 13 महीने के लिए। और एनडीए कहने का मतलब होता है कि इसमें बीजेपी मुख्य घटक है और बाकी इसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए कह देते हैं। और यूपीए में आप देखेंगे तो कांग्रेस उसमें मुख्य घटक है और कांग्रेस के सहयोगी जो दल हैं उन्हें मिलाकर यूपीए कह देते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 1999 में 12वें आम चुनाव होते हैं और बीजेपी एनडीए ने जीत दर्ज करवाई और वाजपेयी जी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और पूरा 5 साल ये प्रधानमंत्री रहे इस बार। 2004 में आप देखेंगे इंडिया साइनिंग कैंपेन फेल हो गया और जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इस बार बीजेपी को 138 सीटें मिली थी और वे विपक्ष में बैठ सकी। और इस तरह से आप देखेंगे बीजेपी अब तक केंद्र में न केवल जगह बना चुकी थी बल्कि कई राज्यों में अपनी सरकार के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। लेकिन तब तक आप देखेंगे बीजेपी का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत ही था। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ये जमीन तैयार कर रही थी लेकिन दक्षिण में बीजेपी का कोई नाम नहीं था। इसके बाद आप देखेंगे 2008 में बीजेपी का दक्षिण भारत में मुख्य धारा में पदार्पण तब हुआ जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि 2009 में जो आप देखेंगे चुनाव होते हैं लोकसभा के, 15वीं लोकसभा, इसमें एक बार फिर से एनडीए हार गई और बीजेपी को मात्र 116 सीट मिली और विपक्ष की प्रमुख पार्टी के रूप में इसने कार्य किया। लेकिन 2014 का साल बीजेपी के लिए एक सुनहरा अवसर था क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम पद के लिए मोदी साहब का नाम रखा गया था और बीजेपी को 282 सीटें मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, 16वीं लोकसभा के। और एनडीए को टोटल मिलाकर आप देखेंगे 336 सीटें मिली थी उसके सहयोगी दलों को मिलाकर। और इस तरह से पार्टी ने 182 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंपी गई। फिर आप देखेंगे 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए, 17वीं लोकसभा के। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली और प्रचंड जीत प्राप्त हुई और इनके नेतृत्व वाली राजद यानी कि एनडीए को 543 टोटल लोकसभा सीटों में से 352 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। और आज आप देखिए कांग्रेस का ये हाल इतनी कमजोर हो चुकी है कि विपक्ष में बैठने के लिए भी जितनी सीटों की जरूरत पड़ती है उतनी सीटें भी ना तो आप देखिए 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें प्राप्त हुई थी और ना ही 2019 के में। तो इतनी जितनी कांग्रेस की बुरी हालत आ चुकी है उतना बीजेपी की कभी नहीं रही है। उसके पास काफी अच्छी संख्या में सीटें रही हैं। देखिए जनसंघ के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अभी तक जो भी बीजेपी के अध्यक्ष हुए 1951-52 में जब आप देखिए कि जनसंघ के नाम से इसे जानते थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1954 में पंडित मौली चंद शर्मा इसके अध्यक्ष थे। 1955 में पंडित प्रेमनाथ डोंगर इसके अध्यक्ष थे। 1956 से 58 में आचार्य डीपी घोष इसके अध्यक्ष थे। 1965 में श्री बचराज व्यास इसके अध्यक्ष थे। 1966 में आप देखेंगे बलराम माधव इसके अध्यक्ष थे। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके अध्यक्ष थे। 1969 से 71 में अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष रहे। फिर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आती है और 1980 से 86 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1986 से 90 तक श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1991 से 93 तक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1993 से 98 तक आप देखेंगे कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1998 से सन 2000 तक आप देखेंगे कुशाभाऊ ठाकरे इसके अध्यक्ष रहते हैं और सन 2000 से 2001 तक श्री बंगारू लक्ष्मण इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2001 से 2002 तक आप देखेंगे कि आपके जन कृष्ण मूर्ति इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2004 से आप देखेंगे 2002 से 2004 तक एम वेंकैया नायडू इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2004 से 2005 तक लाल कृष्ण आडवाणी इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2005 से आप देखेंगे 2009 में राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी साहब इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2013 से 2014 तक राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष रहते हैं और 2014 से 2020 तक अमित भाई शाह इसके अध्यक्ष रहते हैं। और आप देखिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर पार्टी ने किया है तो अमित शाह के कार्यकाल में किया और 2020 से अब तक जगत प्रसाद नड्डा जेपी नड्डा साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा साहब को आप लोग देखना चाहें तो अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो ये कहानी है किसकी? भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की।
और जब भी टाइम मिलता है तो आप लोग भी बता सकते हैं, किसी पार्टी के बारे में आपको जानना है, उसका इतिहास जानना है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। फिर आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ सवाल हो, कुछ सलाह हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं।